नमस्कार, मैं रजनीश पांडे। आज मैं आपके सामने जीएस का डोज हर रोज़ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आज के एग्ज़ाम आज का जो टॉपिक होगा वो उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय सेना से संबंधित होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल देखेंगे हम लोग। तो पहला सवाल देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है आपके सामने है उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खान और हसन खान। ये चार ऑप्शन है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दौलत खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दौलत खान। सर दौलत खान था कौन? तो दौलत खान जो था वो पंजाब का सूबेदार। कौन था? पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी। पूरा नाम क्या था इसका? दौलत खान लोधी। अब यहाँ समझिएगा, अफ़गानिस्तान पर जब आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार जो थे दौलत खान लोधी, और दूसरा एक व्यक्ति था उसका नाम था मेवाड़ का शासक। दूसरा व्यक्ति कौन था? मेवाड़। यहाँ इसको नोट करके लिखिए, वो सवाल इंपॉर्टेंट होगा। मेवाड़ का शासक, जो शासक था उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम जानते होंगे, राणा सांगा। क्या कौन था? राणा सांगा। तो राणा सांगा ने इस पर क्या किया? दोनों लोगों ने मिलकर क्या था, इसको आमंत्रित किया था। अब इन लोगों की सोच क्या थी? अब सोच पे डिपेंड करते हैं। देखो सोच क्या थी इनकी? सोच थी कि ये लोग सोच रहे कि बाबर जो था तैमूर की तरह, जो तैमूर लंग था, आक्रमणकारी था, तैमूर लंग की तरह क्या करेगा, भारत को लूटेगा और वापस देश चला जाएगा। अच्छा, उस टाइम कौन सा शासक था यहाँ पे? इब्राहिम लोदी था। इस टाइम कौन था? इब्राहिम लोदी था। देखे होंगे आप, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक, तो ये इसको आमंत्रित कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आपका दौलत खान, और दूसरे कौन होंगे आपके? राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इनका लड़ाई होती है, बाद में फिर वापस। तो इस इब्राहिम लोदी की स्थिति बहुत मजबूत थी उस टाइम, तो उसको कमज़ोर करने के लिए और बोला कि बाबर को बुलाएंगे और यह आक्रमण करेगा और इब्राहिम लोदी को हरा देगा और वापस चला जाएगा, लेकिन ये वापस गया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो क्या है कि अफ़गानिस्तान आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आमंत्रित किया गया था? तो दौलत खान ने किया था। पहला ऑप्शन आपका दौलत खान। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा। लेकिन सोच किसकी थी? दौलत खान की ही थी। तो राणा सांगा जो थे वो कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके आर में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार ये पीसीएस में आर में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब यहाँ पे देखो, डेथ इन बनारस के पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अभी आर का एग्जाम होने वाला है आपका, कैंसिल होकर दोबारा, तो इसमें कुछ नहीं पूछा गया है कि डेथ इन बनारस की पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका मीना कौशिक, दूसरा जोनाथन पेरी, तीसरा है BD त्रिपाठी, चौथा है आपका रॉन बैरेट। तो क्या नाम होगा इसका? बनारस आप लोग जानते होंगे। तो डेथ इन बनारस लेखक जो हैं उनका नाम है जोनाथन पेरी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा, जोनाथन पेरी। इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म। द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म। और एक और बुक है उसका नाम है क्लासेस ऑफ लेबर। क्लासेस ऑफ लेबर लिख लीजिएगा, क्लासेस। ये बहुत ज़्यादा पूछी जा गई है आपकी बुक, क्लासेस ऑफ लेबर, क्लासेस ऑफ लेबर। और एक बुक और इनकी है कास्ट एंड किंशिप इन कंगारा। कौन सी? कास्ट एंड किंशिप इन अंगारा। ये इनकी पुस्तकें हैं, किसकी हैं? जोनाथन पेरी की। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है आपका अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुबरी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो कान्हा आप लोग सब जानते हैं, कान्हा जो है वो कहाँ है? MP में है। आप ये भी जानते हैं संजय डुबरी भी जो है वो कहाँ पे है? MP में है। बांधवगढ़ आप लोग बहुत सुने होंगे, बांधवगढ़ भी है। तो बचा कौन सा? तो इसका बचा कौन सा? अमनगढ़। कौन सा? अमनगढ़।
अमनगढ़ ये है कहाँ पे, ये अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप। तो अमनगढ़ हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश, कहाँ रहते हैं, यूपी में। यूपी में कहाँ पे है, तो बिजनौर ज़िले में है। अमनगढ़ जो है मध्य प्रदेश में ना होकर यूपी के कहाँ पे है, बिजनौर ज़िले में स्थित है। ये 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। कितने, 95 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये स्थित है। अब यहाँ पे जो है बांधवगढ़ कान्हा संजय दुबरी अभयारण्य जो कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कौन सा कहाँ पे है। तो आप देखो मध्य प्रदेश के तीनों जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दो में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बाकी कौन सा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपसे गलत हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं ये वाले, तो इसको याद रखिएगा। कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ पे कौन से हैं, या बाघ अभ्यारण्य बोलते हैं इनको, टाइगर रिजर्व को क्या बोलते हैं, बाघ अभ्यारण्य में। तो अमनगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोयला आधारित बिजली से तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा कोयला आधारित, यहाँ पे होना चाहिए कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पहला जो आपका है वो डार्ली पाली, पहला ऑप्शन क्या है आपका, डार्ली पाली। दूसरा आपका दादरी, फिर सिंगरौली, फिर है विंध्याचल। तो आप बताइए क्या होगा। तो दादरी और सिंगरौली कहाँ स्थित हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा दादरी और सिंगरौली। ये कहाँ स्थित हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। और डार्ली पार्ली जो आप ऐसे नाम सुने डार्ली पाली, तो डार्ली पार्ली आप उत्तर प्रदेश में तो नहीं सुने होंगे, तो कहाँ सुने होंगे, कहाँ का ये है, तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में, लिख लीजिएगा इसको, उड़ीसा में। ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और विंध्याचल आप लोग जानते हैं कहाँ स्थित है, एमपी में। कहाँ पे, एमपी में। तो देखो यहाँ पे सारे क्लियर हो गए। तो डार्ली पार्ली कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सिंगरौली और दादरी कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। और विंध्याचल कहाँ पे है, ये एमपी में है। कहाँ पे है, एमपी में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्र की संख्या कितनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 हैं। तो आप लोग पेन कॉपी उठाइए और नोट करिए कौन कौन सी हैं। तो पहला आपका सिंगरौली है, दूसरा आपका दादरी है, तीसरी आपकी रिहिंद है, चौथी फिरोज गांधी है। ठीक है, तो कौन सी, फिरोज गांधी ऊंचाहार में है, ये फिरोज गांधी ऊंचाहार में है। और चौथी जो है, पांचवी जो है वो कौन सी है, टांडा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो आप 5 हैं एनटीपीसी में, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से। और जो नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये क्या होगा, उसका मैं आंसर आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार, अब ये सवाल इस टाइप से उत्तर प्रदेश में इस बार भी पुलिस में पूछा गया था और आर में भी पूछा गया था कि कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन आपका है वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। पूछा है कि इसमें सबसे अधिकतम की बात करता है। तो अधिकतम में जो ऑप्शन हो जाएगा वो सबसे अधिकतम जो होगा वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो देखो पहले नंबर पे 2 वाले का आंसर करके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिकतम होता है। उसके बाद आता है आपका वसा, फिर आएगा आपका प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या समझिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जल से, विटामिन और लवण से जो है कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, जल से, विटामिन से और लवण से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ये शरीर के क्या करते हैं, उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। जो शरीर का उपापचय होता है उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायक कौन होते हैं, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, जल, विटामिन और लवण।
अब देखो यहाँ पे विटामिन, इसमें ऑप्शन तो विटामिन कट गया, इसमें विटामिन है कट गया, इसमें क्या है जल है कट गया। तो इनमें तीनों में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करा रहे हैं हम आपको, और ऐसे क्वेश्चन आज के बाद लगातार आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भारतीय कौन है। तो हमको लगता है ये वाला सवाल ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जिसको आता ना हो, तो सब जानते हैं यहाँ पे, तो भीमराव अंबेडकर साहब। तीनों बैठक में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। अब यहाँ पे गांधी जी किस में हिस्सा लिए थे, तो दूसरे वाले में हिस्सा लिए थे, बाकी में किसी में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया था। बाकी तीनों में जो गोल सम्मेलन में भाग लिया था उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया, किस में लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया। अब इसके साथ में कौन द्वितीय गोलमेज से सम्मिलित हुआ था, तो अब नोट करके लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो गए थे महात्मा गांधी जी, इनके साथ साथ में कौन कौन था, तो इनके साथ अतिरिक्त जो थे एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी और सरोजिनी नायडू, दो महिलाएं जो थी प्रतिनिधित्व किए थे, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, गांधी जी के साथ गई थी। तो पूछ लेता है ऐसे कि कौन सी महिला सम्मिलित नहीं हुई थी या हुई थी, तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। दो ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नीचे ऑप्शन बना देगा कि 1 2 20 2 3 4 5 ऐसे बना देगा ऑप्शन। तो याद रखिए दो महिलाएं प्रतिनिधित्व किए थी, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जो है प्रतिनिधित्व किए थी, गई थी इसमें। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, तो पहला है लटाविया, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ लाताविया होता है। क्या होता है, लताविया। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा, वरना हम जानते हैं बहुत लोग इसको कोडिंग कर देंगे तुरंत, ये रजनीश सर जो है लटाविया नहीं लिख पाते हैं, तो इसको लताविया लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो अब लिखिएगा यहाँ पे लताविया और पोलैंड पहला ऑप्शन है, दूसरा है लताविया और रूस, तीसरा है स्वीडन और रूस, चौथा है स्वीडन और नॉर्वे। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, हम नोट करके बोल रहे हैं, उसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है, लताविया है। तो देखो पहला ऑप्शन आपके 2 ऑप्शन में मिल गया एक, तो दूसरे ऑप्शन आपसे रुक जाए गलत। तो अब देखो लताविया है, उसके बाद में अब देखो लताविया पूछा, इसमें अब देखो यहाँ पे पूछा है कौन सा स्थित नहीं है, तो लताविया है, तो 2 पहले वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, समझिएगा। यहाँ पे पहले जो यहाँ पे पूछा है क्या नहीं, पूछा क्या नहीं, तो पहले वाले लताविया क्या है लताविया, हमने बोला है लताविया है। फिर आपका स्वीडन हो गया। ठीक है, अब देखो बाल्टिक सागर तट पर स्थित देश जो है डेनमार्क है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है, लताविया है, लिथुआनिया है, स्वीडन है। अब स्वीडन भी इसमें ऑप्शन में है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड, रूस है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि नॉर्वे जो है सीमा बाल्टिक सागर पर नहीं स्थित लगती है, नॉर्वे की नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती, नॉर्वे की नहीं लगती है, नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक सागर की एक शाखा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो स्वीडन की लगती है, तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे। रूस की भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि इसको जो है यहाँ पे स्वीडन को हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ दूसरा राज्य कर देते हैं कोई देश। तो यहाँ पे हम कर दें कोई ऑप्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कितनी लगती हैं नोट करके लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन कौन सी लगती हैं। तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश है डेनमार्क है, फिनलैंड है, लताविया है, स्वीडन है और जर्मनी है, पोलैंड है, रूस है। ठीक है, तो ऊपर के जितने भी ऑप्शन हैं सारे हैं। अब यहाँ पे नॉर्वे ही नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नॉर्वे नहीं है, स्वीडन है लेकिन नॉर्वे नहीं है, तो बाकी सब में दोनों है लेकिन इसमें जो है नॉर्वे नहीं है, तो इस ऑप्शन हिसाब से डी माना गया आंसर इसका आंसर। तो बहुत सारे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे नॉर्वे नहीं है, बाकी जो है सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, पारिस्थितिकी, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, हर सबका अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र और सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं उन्हें हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जो भूमि पे पाए जाते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा इसको कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह से लगभग 25 से 30% तक होते हैं। 25 से 30% तक होते हैं। अब यहाँ पे जो है बोला गया है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो, स्थल पे जो है आपका पर्वत भी होता है, निम्न स्थलीय होता है और शुष्क भी होता है। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अब भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध अन्य चीज़ों से आती है, जैसे आपकी आर्द्रता से आती है, तापमान से आती है, टुंड्रा वन पारिस्थितिकी तंत्र से आती है, घास से आती है, मैदान से आती है। ठीक है, तो ये सारे अर्ध सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे जो समझिएगा, जो स्थान संबंधित है वो निम्न स्थलीय, पर्वत स्थलीय, अर्धशुष्क, लेकिन सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्थलीय नहीं होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जैव डीजल का पौधा कौन सा है। तो जैव डीजल पौधा है कौन सा? जैपेट्रा, जावा घास, रोसा घास, क्योंकि ये इस बार भी पीछे से पूछा गया था। तो सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? जेट्रोफा होगा। क्या होगा? जेट्रोफा। जैव डीजल पौधा जेट्रोफा होता है। इसके कई नाम और नाम है। इसका नाम है रतनजोत। क्या नाम है? रतनजोत। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। जैव डीजल, जेट्रोफा, कर्कास आदि इसके नाम होते हैं। ठीक है, इसको नोट करके ले लीजिएगा। इसके आदि नाम होते हैं कौन से? रतनजोत। कभी कभी ऑप्शन जेट्रोफा नहीं होगा तो क्या ऑप्शन होगा? रतनजोत होगा, जैव डीजल होगा, जेट्रोफा होगा, कर्कास होगा। ये नाम होते हैं इसका। अब इसमें एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन NB की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने 2009 में क्या किया था? नेशनल बायोडीजल मिशन की शुरुआत की थी और बोला 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया जो जेट्रोफा की तहत भूमिका हो सकती है। जो बोला था जेट्रोफा से इसका निर्माण किया जा सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदसौर प्रशस्ति। कौन सा है? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन प्रस्तुत करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो पहला ऑप्शन आपका है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका कुमारगुप्त। गुप्त शासक का नाम था कुमारगुप्त। तो यहाँ पे लिखिए मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त या गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो उनका नाम था कवि वत्स भट्ट। भट्टी इनका नाम था। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति रचना किसने की थी? कवि वत्स भट्ट ने की थी। अब यहाँ पे बोला गया मंदसौर अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, मंदसौर अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन किया जाता है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों को भी वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि रेशम के कार्य करने वाले का वर्णन किसमें किया गया? तो मंदसौर प्रशस्ति में किया गया है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लिखे हों तो वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और ऐसे क्वेश्चन लगातार मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।